जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग 10th क्लास में फिजिक्स पोर्शन कर रहे हैं साइंस का, और चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है साउंड। और आज के लेक्चर में हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नेचुरल, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस पढ़ेंगे पार्ट बी के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेचुरल वाइब्रेशन क्या है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि साउंड बेसिकली है क्या, तो उसमें हम लोगों ने ये पता कर लिया कि साउंड एक वेव है, और वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देखें। और वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, तो यू नो वेरी वेल कि वेव का कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होता है, और उसका टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव्स। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया। हमने वहाँ का स्पीड भी देखा, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी देखा, ट्रांसवर्स वेव भी देखा, यानी कि देयर आर मेनी डिफरेंट टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू द वेव वी हैव ऑलरेडी स्टडी। तो आज के लेक्चर में हम नेचुरल वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि वाइब्रेशन जो है बिना हुए साउंड कभी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। जब वाइब्रेशन बिना हुए साउंड प्रोड्यूस हो नहीं सकती है, यानी कि हम 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं कि कहीं अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम इतना समझेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बॉडी वाइब्रेट हो रही होगी। तो अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बॉडी वाइब्रेट हो रही होगी तो ये वाइब्रेशन भी कई तरीके के होते हैं। हम उसमें पता लगाने वाले हैं कि कौन सा बॉडी किस तरीके का वाइब्रेशन कर रहा है। तो उसी वाइब्रेशन में से एक टाइप है नेचुरल वाइब्रेशन। क्या है? नेचुरल वाइब्रेशन। हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो क्या होता है नेचुरल वाइब्रेशन बेसिकली, उसको देखो। तो पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। कह रहा है कोई भी बॉडी पीरियोडिक वाइब्रेशन करे, लेकिन वहाँ पर जब वो बॉडी पीरियोडिक वाइब्रेशन कर रहा हो तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर बॉडी पर ना लग रहा हो, तब उस बॉडी के वाइब्रेशन को हम नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे या फ्री वाइब्रेशन कहेंगे। अब ये क्या चीज़ होता है कि कोई भी बॉडी पीरियोडिक वाइब्रेशन कर रहा हो लेकिन उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो बेटे हम देखते हैं कि फोर्स किसी भी बॉडी पर जब लगता है तो किस तरीके का लग सकता है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, दूसरा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, और एक उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग सकता है। इतनी फोर्स किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी पर लग सकता है। 1, 2 एंड 3। थोड़ा इसको सीरियल से मैंने कर दिया। तो ये 3 फोर्स लग सकते हैं जब कोई भी बॉडी क्या करे, वाइब्रेट कर रहा हो। तो कह रहा है कि कोई भी बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट कर रहा है लेकिन उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम उस पर क्या बोल रहे हैं कि उस बॉडी का वाइब्रेशन क्या है, नेचुरल वाइब्रेशन है या फ्री वाइब्रेशन है। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक यहाँ पर अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट को हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, और ये सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेट नहीं कर रहा है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इट मीन्स नेट फोर्स ऑन दिस अरेंजमेंट इज 0 बिकॉज ऑफ देयर आर नो मूवमेंट अलॉन्ग विथ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ कोई मूवमेंट नहीं है, इट मीन्स नेट फोर्स 0 है। अब हमने क्या किया, इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा मूव करा के छोड़ दिया, और ये बॉडी यहाँ पर आ गई, ये बॉडी यहाँ आ गई, ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर दी। ये बॉडी यहाँ आके ऐसे अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी मेन पोजीशन से इधर हुआ उधर ये क्या कर रही है, ऐसे जा रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ऐसे फिर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे आ रही है। और हम ये सपोज कर लेते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, और इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। इस पूरे सिस्टम पर हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। अच्छा, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो आपको एक अप्रोच लग रहा होगा कि ये जो नेचुरल वाइब्रेशन है ये एक आइडियल केस है। क्या है? ये एक आइडियल केस है, क्योंकि नेचर के बहुत सारे फोर्सेस को हमने नेग्लिजिबल माना है। तो यहाँ पर केवल और केवल देखो, जब हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करा दिया है तो इस पर एक ही फोर्स वर्क कर रहा है,
और वो है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है वो? रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जब हमने इस बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से रिप्लेस करके यहाँ पर किया, तो अब ये बॉडी फिर से इधर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, इस टेंडेंसी में हमेशा रहेगा। लेकिन जब ये पोजीशन ए से पोजीशन बी में आएगा, तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसकी इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कि ड्यू टू द इनर्शिया ये मतलब समझ ही नहीं पाएगा कि मैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया हूँ, और ये बॉडी इनर्शिया की वजह से इस पोजीशन को क्रॉस करके सी पोजीशन पर आ जाएगा। और जब इसको पता चलेगा कि अरे मुझे तो बी पर रुकना चाहिए था, बट बी पर मैं रुक नहीं पाया, और अपनी वेलोसिटी को फिर यहाँ जीरो करेगा, और फिर ये रिटर्न होगा, और जब तक सी से बी पर आएगा तब तक इसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज हो गई होगी कि इनर्शिया की वजह से यहाँ पर फिर बी पर नहीं रुक पाएगा और फिर ए पर आ जाएगा। तो ड्यू टू द ऑक्सीलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी से सी, सी टू बी, बी टू ए, ये जो हो रहा है ना, ये ड्यू टू द इनर्शिया हो रहा है, और इस पर केवल और केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है। और याद रखें कि जब बी से ए पर आ रहा है, सॉरी, जब ये ए से बी पर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है? ए से बी पर, ए से ऐसे बी पर जा रहा है, तो आपने देखा कि रीस्टोरिंग फोर्स इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर है इसका। और जब ये बी से सी पर जा रहा है, तो आपने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किधर है? सी से बी की ओर है। यानी कि जिधर भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो नेचुरल वाइब्रेशन के लिए कोई भी बॉडी जो ऑक्सीलेट हो रही होती है, उसके ऑक्सीलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स से क्या होता है? अपोजिट ही होता है। यह एक आइडियल केस है, इस पर केवल एक सिंगल फोर्स लगता है। नेचुरल वाइब्रेशन की ये कंडीशन सारी बता रहा हूँ, ये एक आइडियल केस है, इस पर केवल एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन, या आप ऐसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचुरल वाइब्रेशन। अब हमने अगर इतना देखा, और तो इसकी डेफिनेशन में जो मेंशन है उस पर बात करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर नेचुरल वाइब्रेशन में है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट है तो ये दोनों फोर्स अब्सेंट होंगे, केवल और केवल उस पर रीस्टोरिंग फोर्स ही लगेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स है। कैसे पता चला कि ये एक इंटरनल फोर्स है? तो जैसे ही बॉडी को आपने ऑक्सीलेट करा के यहाँ पर छोड़ दिया, बॉडी में अपने आप ये फोर्स जनरेट हुआ है, अपने आप जनरेट हुआ है, ना तो आपने जनरेट कराया है, ना तो किसी अदर एजेंट ने जनरेट करवाया है। अपने आप ये बॉडी में जनरेट हो जाता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर एक्ट करने लगता है। ठीक है, इसी नेचुरल वाइब्रेशन को ही हम लोग फ्री वाइब्रेशन भी बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेचुरल वाइब्रेशन जो है वो जिस किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करता है, उसकी उस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसकी जो टाइम पीरियड होती है उसे हम नेचुरल टाइम पीरियड बोलते हैं। तो नेचुरल वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑक्सीलेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग बॉडी की, उस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसके टाइम पीरियड को नेचुरल टाइम पीरियड बोलते हैं। और कोई भी नेचुरल वाइब्रेशन के अंदर कोई भी बॉडी जो ऑक्सीलेट कर रही होती है, उस ऑक्सीलेट बॉडी की जो पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है, उस बॉडी के में ये बॉडी का जो शेप है या साइज है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेचुरल वाइब्रेशन में ये ऑक्सीलेटिंग जो बॉडी है, बॉडी का जो ये बॉब है, ये बॉडी का जो बॉब है, ये बॉब का शेप जो है और यह इसकी जो साइज है, शेप और साइज दोनों इफ़ेक्ट करता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को नेचुरल वाइब्रेशन के अंदर। यानी कि नेचुरल वाइब्रेशन में टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर अफेक्टेड बाय द साइज एंड शेप ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी, ये होता है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। तो हमने आपको बहुत सुंदर ढंग से और बहुत मेहनत करके आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि आपको ये पता रहे कि नोट्स में कितना शार्ट में लिखना है और कितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखकर उसके शार्ट पॉइंट को और कंक्लूजन को ही लिखा है, जो कि आपके नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
तो हमने आपको बता ही दिया कि कोई भी ऑक्सीलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करता है उस ऑक्सीलेटिंग बॉडी के साइज के ऊपर और उस ऑक्सीलेटिंग बॉडी के शेप के ऊपर, ठीक है। उस ऑक्सीलेटिंग बॉडी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन से ऑक्सीलेट कर रहा है, उसके टाइम पीरियड को हम नेचुरल टाइम पीरियड बोलते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा। याद रहे एक बात, और ये कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन जो है केवल और केवल वैक्यूम में ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर जीरो होता है, एयर का फ्रिक्शन तक उस पर जीरो होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर का फ्रिक्शन लगे ही लगेगा, तो अगर हमें उसको भी जीरो करना है तो ओनली दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज प्रेजेंट इन द वैक्यूम। केवल और केवल नेचुरल वाइब्रेशन वैक्यूम में ही प्रेजेंट हो पाएगा, एयर में प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आप, तो जहाँ पर भी आप करना चाह रहे हैं वहाँ पर हमें वैक्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम वैक्यूम में इस नेचुरल वाइब्रेशन को अगर करते हैं, क्योंकि उस पर हमें एयर का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने वो आइडियल केस बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है, आइडियल केस बनाकर दिखाने की कोशिश की है कि क्या है वो। तो हमने एक पेंडुलम लिया और उस पेंडुलम के में हमने क्या अरेंजमेंट किया, एक थ्रेड लिया, इस थ्रेड को एक रिजिड सपोर्ट से, ये रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से हमने क्या किया, उसकी एक एंड को बहुत जेंटली उसको टाई किया और दूसरे एंड ऑफ द स्ट्रिंग को एक हैवी बॉब जो रेड कलर से हमने ये बना रखा है इससे कनेक्टेड कर दिया। और फिर ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इस पर इक्विलिब्रियम पोजीशन उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ पर नेट फोर्स ऑन द बॉडी और सिस्टम विल बी जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, बट हमने इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा मूव करा के सिचुएशन में ला दिया। और ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन को हमने बोला कि दिस सिचुएशन इज ए, ये सिचुएशन क्या है, ए है, और ये सिचुएशन बी है, और ये सिचुएशन सी है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमने जनरेट कर दी है। तो सिचुएशन ए से सिचुएशन बी पर आया, सिचुएशन बी से सी पर आया, सी से बी पर आया, बी से ए पर गया, ए से बी, इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा ये। अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स ओनली वन फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो वैक्यूम, ये वैक्यूम भी है और इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा ऑक्सीलेटिंग बॉडी है ये एक आइडियल ऑक्सीलेशन कर रहा है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर कर रहा है, नेचुरल टाइम पीरियड पर कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल वाइब्रेशन है। तो और नेचुरल वाइब्रेशन ऑल्सो परसिस्ट ओनली इन वैक्यूम, केवल और केवल वैक्यूम में हो सकता है ये नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है। अ बॉडी एग्जीक्यूट द नेचुरल वाइब्रेशन ओनली व्हेन द रिस्टोरिंग फोर्स आर प्रेजेंट। याद रखना नेचुरल वाइब्रेशन में केवल और केवल एक ही फोर्स प्रेजेंट होता है, जो कि कौन सा फोर्स होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ये दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स है, जब किसी बॉडी को आप उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिप्लेस्ड कर देते हैं तो फिर से अपने उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की टेंडेंसी इसी फोर्स की वजह से होती है। मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ कि अगर आप एक रिस्टोरिंग फोर्स को आप ऐसे समझें, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो अपने पास क्या है कि एक अपने पास देखो एक क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को ऐसे आप बांध दो किसी एक एंड से, आपको इसे एक्सपेंड करना है, इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करना है इस तरीके से। तो एक्सपेंड करोगे जब आप, तो आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, आपने मस्कुलर फोर्स लगाया है। क्यों लगाना पड़ा ये मस्कुलर फोर्स इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करने के लिए? कह देते हम कि ये स्प्रिंग एक्सपेंड हो जानी चाहिए थी इसको, बट ऐसा नहीं होता है। इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करने के लिए हमें मस्कुलर फोर्स लगाना ही पड़ता है या किसी और फोर्स को लगाना ही पड़ता है। तो ये जो फोर्स लगाना पड़ता है इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करने के लिए वो तो एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन क्यों लगाना पड़ा ये? क्योंकि ये हमारे कहने से एक्सपेंड नहीं हो रहा था, तो हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ा। इस पर एक फोर्स लगाना पड़ा, तो क्यों लगाना पड़ा उसके पीछे देखो लॉजिक क्या है कि इसमें ये जो स्प्रिंग है ये एक किसी मटेरियल से बना होगा, और इसके मटेरियल जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, और एक एटम दूसरे एटम को एक अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होता है। तो वो अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होने की वजह से ये एक एटम दूसरे एटम से दूर नहीं जा पाता है, वो अपना कुछ एटॉमिक फोर्स से एक दूसरे को बांधे रखता है।
तो जब आप इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एक्सपैंड करते हो तो वो एटॉमिक फोर्स एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाने का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, दूर जाने का अपोज करते हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये फोर्स आपके वजह से, आप जब कहते हो तब नहीं लगता है, वो अपने आप नेचर ने इनको इस तरीके से ही बनाया है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे खुद ब खुद वो फोर्स एक्टिव हो जाएगा और आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करने लगेगा। तो इस तरीके से ये एटम का फोर्स है, इसलिए ये एक इंटरनल फोर्स है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी इंटरनल फोर्स को ही हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, इसी एक्सटर्नल फोर्स को ही हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और आप वैसे भी ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग भी आपको उतने ही सेम फोर्स से आपके एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट खींचता है, और वही फोर्स हमारा क्या होता है कि स्टोरिंग फोर्स होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि एक इंटरनल फोर्स है। स्प्रिंग खुद ब खुद लगाता है आपके एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में, ठीक है। यही होता है रीस्टोरिंग फोर्स, और आपको पता चल गया होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ठीक है। आगे याद रखना कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डजंट कांस्टेंट, वो कोई भी बॉडी जो ऑक्सीलेट कर रही होती है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में हमने आपको पढ़ा दिया कि कोई भी वेव है, जैसे कि हमने साउंड पढ़ाया, तो साउंड एक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स भी वेव होता है ये। और अगर ये मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, केवल नॉन मैकेनिकल नहीं हो सकता है। तो इसके वेव का करेक्टरिस्टिक होगा, वेव की करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक होती है, वेलोसिटी होता है। तो इन सब करेक्टरिस्टिक में एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कोई भी वेव जो हमारा क्या होगा, जो हमारा नेचुरल वाइब्रेशन करेगा, नेचुरल वाइब्रेटिंग बॉडी होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि वो वेव अपने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर चलेगा। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर चलेगा तो याद रखना उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गई, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना कि नेचुरल वाइब्रेशन केवल और केवल ये वैक्यूम में हो सकता है। और कभी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया आपके कि अगर वैक्यूम ना हो, मान लो एयर में हम नेचुरल वाइब्रेशन को अकर कराएं, एयर में नेचुरल वाइब्रेशन को अकर कराएं, तो आपने शुरुआत में इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी ना, इसकी जो इस पर जो फोर्स लगाया, नेचुरल वाइब्रेशन होगा तो इस अपने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा। क्या करेगा, एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन को कांस्टेंट रखेगा, नेचुरल वाइब्रेशन होगा तो। लेकिन ये केवल और केवल वैक्यूम मेकर होता है, केवल और केवल वैक्यूम मेकर होता है। और आप कह रहे हैं कि वैक्यूम ना हो तो नेचुरल वाइब्रेशन के साथ क्या होगा, तो क्या होगा कि कंटिन्यूसली इसका एम्पलीट्यूड खत्म होता चला जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा। कंटिन्यूसली इसका एम्पलीट्यूड खत्म होता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा, और इसके रिजल्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा कम होती चली जाएगी या एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। आप ऐसे ही समझें। और धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, एम्पलीट्यूड वेरिएबल हो जाएगा और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा ये। और जब कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो धीरे धीरे करके इसका ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं नेचुरल वाइब्रेशन को एक बार इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप हटा देते हैं तो कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंटली ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर वो ऑक्सीलेट कर रहती है बहुत ज़्यादा टाइम तक, एक बहुत लंबे समय तक ये ऑक्सीलेट करती रहती है। लेकिन जब आप इसमें देख रहे हैं कि जब एयर रेजिस्टेंस हो गया, वैक्यूम नहीं है, तो किसी भी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की इधर उधर करके जब आप छोड़ेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा और एक दिन ऐसा आएगा या एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगा और फिर वो नेचुरल वाइब्रेशन नहीं रह जाएगा, बल्कि उसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा। और फिर वो नेचुरल वाइब्रेशन या नेचुरल टाइम पीरियड या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट नहीं कर पाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन की। तो अगर उसके एग्जांपल देखते हैं तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि थ्योरी हमने समझ लिया तो एग्जांपल भी समझ लें। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लेते हैं हम और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को देखें कि क्या होता है जब हम उसको
उसको उसकी मीन पोजीशन से ऑक्सीलेट करा के छोड़ देंगे तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है F = 1/2π√G/L होता है, where F is stand for frequency and G stand for the gravitational acceleration या acceleration due to the gravity, which is the value of 9.8 meter per second on the surface of earth. But L is the length of the pendulum. L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है। जैसे ये एक पेंडुलम है तो ये इसकी लेंथ है, ये क्या है? इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। आगे हम लोग देखें, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थ के सरफेस पर जी जो है वो 9.8 है। इट मीन्स जी की जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो दिल्ली लेते हैं, बॉम्बे लेते हैं, कोलकाता लेते हैं, तो इन सब प्लेसेस पर जी की वैल्यू मान लो कि पर्टिकुलर प्लेस है तो वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से जी भी कांस्टेंट हो गया, 2π भी अपने आप में कांस्टेंट हो गया। तो अगर 2π भी कांस्टेंट हो गया, जी भी कांस्टेंट हो गया, इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी अब डिपेंड कर रहा है तो केवल और केवल उस पेंडुलम के लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/√L, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है आपसे कि किसी पेंडुलम की अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर किसी पेंडुलम की लेंथ डिक्रीज हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पेंडुलम, कोई भी पेंडुलम होगा तो उस पेंडुलम के और लेंथ के बीच में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको ये बताने की कोशिश करता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर इंक्रीज होएगी तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज होएगी, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अगर इंक्रीज होएगी तो पहली वाली डिक्रीज होएगी, ठीक है। तो हैविंग द डिफरेंट लेंथ विल वाइब्रेट विथ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल की लेंथ डिफरेंट हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाएगी, और ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अगर कह सकते हैं कम हुई तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो लेंथ कम हो जाएगा। इस इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर 1 मीटर ऑफ द पेंडुलम। हमने ये कोशिश की है कि कोई पेंडुलम है अर्थ के सरफेस पर और उसका लेंथ हमने 1 मीटर ले लिया है, तो हम जरा देखते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जिस पेंडुलम को हमने अर्थ के सरफेस पर लिया है और उसका लेंथ हमने 1 मीटर ले रखा है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू द 1/2π, और √G की वैल्यू हमें पता ही है कि अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और लेंथ हमने अपने अप्रोच में 1 मीटर, यहाँ पर देखो 1 मीटर मान ही लिया है तो हमने 1 ले लिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन we will get the 1/6.28 into 3.13049. After solving this we will get 0.4984864918। इसको हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 हर्ट्ज मिल जाएगा, और 0.5 हर्ट्ज मीन्स हो गया कि फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल विच इज़ द लेंथ ऑफ द 1 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर 1 मीटर लेंथ का जो सिंपल पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज आ गई। अब आपको इनडायरेक्टली अगर उसकी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो भी आप कर सकते हैं, और यही फार्मूला यूज करके, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी, और 1/फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 0.5 हर्ट्ज है, तो ये 0.5 हर्ट्ज यहाँ पर पुट करो 1/f की जगह पर, और यहाँ से डेसिमल कैंसिल करोगे तो ऊपर एक 0 लेना होगा, जिससे कि ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 से 10 कैंसिल करोगे तो ये 2 सेकंड आ जाएगा। बेसिकली जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं वह एक सेकंड पेंडुलम है। जिस किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं, बेटा याद रखना। तो एक ऐसा हमने पेंडुलम लिया अर्थ के सरफेस के ऊपर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, उसका लेंथ 1 मीटर है,
और उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर अगर हम कोई एक सिंपल पेंडुलम लें जिसका लेंथ 1 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, तो उस पेंडुलम का नाम सेकंड पेंडुलम होगा। और 9th में ये आप पढ़ कर आए हो, जब किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है तो हम उसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, लेट्स मूव नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू द नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या है कि सेकंड जो एग्जांपल है बेटा वो क्या है, सेकंड एग्जांपल है लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग से हमने एक लोड सस्पेंड कर दिया और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हमारे पास जो स्प्रिंग है वो इस सिस्टम में लगा हुआ एक लोड को बैलेंस कर रहा है, तो किस तरीके से इसमें ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन होगा। तो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड किसी रिजिड सपोर्ट से हमने क्लैंप किया हुआ है और अनदर फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग टाइड विथ अ हैवी बॉडी विच इज द मास स्मॉल m। अब अगर स्मॉल m वाली जो ये बॉडी है इस स्प्रिंग को अपने वेट की वजह से कुछ एक्सपैंड कर रखा है, तो स्प्रिंग ने भी इस बॉडी को अपने इंटरनल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से कुछ क्या कर रखा होगा, इसको अपनी ओर खींच रखा होगा, क्योंकि हर एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया इस स्प्रिंग के अंदर इस वेट को सस्पेंड करने की वजह से इस स्प्रिंग के साथ। तो इससे ये स्प्रिंग क्या हुई, कुछ स्ट्रेच्ड हो गई। और अगर मैं इस बॉडी को थोड़ा सा इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो ये हमारी जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, एक्सपैंड होगा, कंप्रेस्ड होगा, एक्सपैंड होगा, यानी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस होता रहेगा। और ये जब कंप्रेस होगा या स्ट्रेच्ड होगा तो इस स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, और उस इंटरनल फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और कोई भी स्प्रिंग जो स्ट्रेच्ड हो रही है या कंप्रेस हो रही है, अपना उसका एक स्ट्रेच होना या कंप्रेस होना एक लिमिट के अंदर की बात है, तो उसमें एक फोर्स कांस्टेंट भी होता है, और जिस फोर्स कांस्टेंट को हम के बोलते हैं। इस के को हम क्या बोलते हैं, यानी कि फोर्स कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं के, वो क्या है, के जो है वो है क्या चीज़ बेसिकली, तो क्या है ये, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि किसी स्प्रिंग को हम ये मेजर करें कि वो हार्ड है तो कितना हार्ड है, सॉफ्ट है तो वो कितना सॉफ्ट है, यानी कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, द मेजरमेंट ऑफ द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट के। कोई स्प्रिंग हार्ड है तो उसका फोर्स कांस्टेंट थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कोई स्प्रिंग अगर सॉफ्ट है तो उसकी फोर्स कांस्टेंट थोड़ा सा कम होगा। तो के इज़ द मोर फॉर द हार्ड स्प्रिंग और के इज़ द लेस फॉर द सॉफ्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में कोई स्प्रिंग से अगर अपने एक हैवी बॉडी बांध रखा है तो उसके रेफरेंस में जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल और केवल फार्मूला ही आपके सिलेबस में है, तो हमने उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख दिया, F इज इक्वल टू 1/2π√k/m। आपको बता दिया मैंने कि के क्या है, कि इज द फोर्स कांस्टेंट व्हिच इज द मेजरमेंट ऑफ द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। एंड एम क्या है, तो एम क्या है, मास ऑफ द लोड जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। और याद रखना यहाँ पर हमने जो स्प्रिंग लिया है वो स्प्रिंग एक मासलेस स्प्रिंग है। क्या है, एक मासलेस स्प्रिंग है, इसीलिए हमने केवल और केवल इस बॉडी का ही मास यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने 10th स्टैंडर्ड पर पूरा का पूरा आइडियल केस पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी विल बी द डिफरेंट फॉर द सेम लोड ऑन द डिफरेंट स्प्रिंग। कह रहा है फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट, कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है किसी एक स्प्रिंग का अगर हम इस लोड को बदलते रहें, क्योंकि हमें पता है कि जो लोड होगा वो इस स्प्रिंग में कहीं ना कहीं फोर्स कांस्टेंट को इफेक्ट करता है।
तो हम ये कह देंगे कि अगर मास इसका डिफरेंट है तो फोर्स कांस्टेंट के ऊपर कोई ना कोई असर पड़ता है। मतलब फोर्स कांस्टेंट तो किसी भी स्प्रिंग या पर्टिकुलर मटेरियल का तो कांस्टेंट होता ही है। मेरे कहने का मतलब इस पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि कम मास कम इसमें इलोंगेशन ला पाएगा, ज़्यादा मास इसमें ज़्यादा इलोंगेशन ला पाएगा, क्योंकि फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो kx के इक्वल होता है। जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर फोर्स कॉन्स्ट ये के होता है, सॉरी, जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स के इक्वल होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स को आप देख रहे हैं ये एफ है, तो अगर यहाँ हैवी मास अगर आप डाल देंगे तो हैवी मास इसमें ज़्यादा इलोंगेशन ला देगा। के तो फोर्स कांस्टेंट है, एक्स क्या है, इलोंगेशन है, यानी कि डिस्प्ले ये स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुई है उसका मेजरमेंट करता है। तो आप जब हैवी मास डाल देंगे ना तो ये ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगा, कम मास डालेंगे तो स्प्रिंग कम इलोंगेट होगा। तो जितना ज़्यादा इलोंगेशन उतना ज़्यादा फोर्स, जितना कम इलोंगेशन उतना कम फोर्स। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है, ये वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है, यानी कि mg इज इक्वल टू kx होता है। बस फर्क कितना है कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और स्प्रिंग का ये फोर्स जो माइनस के एक्स है ये ऊपर की ओर वर्क करेगा। इसलिए हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, kx ऊपर की ओर वर्क करेगा, और माइनस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि ये mg से कैसा है, अपोजिट वर्क कर रहा है, इसलिए माइनस सिंबल यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यानी कि माइनस कुछ और नहीं बता रहा है, बस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि mg के अपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी किसी भी इस ऑक्सीलेटिंग स्प्रिंग का डिफरेंट होगा कब, जब इस बॉडी का वेट या मास डिफरेंट होगा या लोड डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोड ऑन द सेम स्प्रिंग। सेम स्प्रिंग पर ही ये स्प्रिंग अगर हम सेम रखते हैं और लोड सिर्फ बदलते चले जाते हैं, क्या बदलते चले जाते हैं, केवल लोड बदलते चले जाते हैं, तो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन बदल जाता है, क्योंकि आपने फार्मूला हमने आपको बता दिया, ये इलोंगेशन बदल जाता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस लोड के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए के की जो वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो के की वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट हो गई, के की वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m हो गया। तो m को बदलते रहो, f अपने आप बदलता रहेगा। m अगर ज़्यादा हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, m अगर कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, यही आपको हमने बताया अभी तक। ठीक है, और हमने आपको ये जो बताया कि फ्रीक्वेंसी का जो ये फोर्स कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर रहेगी या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क स्टक द अगेंस्ट द हार्ड रबर। नेक्स्ट एग्जांपल यही है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो कि यहाँ पर हमने एक किसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, और इसकी जो नेचुरल ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर है। जब हम इसको किसी एक रबर पैड पर मार कर और इसके वाइब्रेशन को चेक करते हैं तो ये एक साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है, जो कि एयर में ट्रैवल करती है, और वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि एयर में ट्रैवल करेगा। ये किसी एक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क है, ये एक रबर पैड है। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है, लेकिन किसी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की ही साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा जो कि नेचुरल वाइब्रेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है एयर कॉलम इन अ फ्लूइड और इज मेड टू वाइब्रेट इट द वाइब्रेट्स विथ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एक एयर कॉलम है। अब एयर कॉलम कहाँ पर है, उसके लिए हम लोग हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, ऑर्गन पाइप है। ऑर्गन पाइप दो तरीके का होता है, एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है। ओपन ऑर्गन पाइप ये होता है कि एक सर्कुलर ट्यूब होती है,
एक क्या होती है बेटा, सर्कुलर ट्यूब होती है, सर्कुलर ट्यूब होती है। और इसकी सर्कुलर ट्यूब की जो लेंथ होती है वो इस सर्कुलर ट्यूब के डायमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ के कंपैरिजन में इसका डायमीटर नेग्लिजिबल होता है। और इस कॉन्स्ट्रक्शन को हम ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ऑर्गन पाइप दो तरीके का होता है। जब कोई एक सर्कुलर ट्यूब का एक एंड क्लोज होता है और एक एंड क्या होता है, ओपन होता है, एक एंड ओपन होता है और एक एंड क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो हम इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं। और जब कोई हमारे पास एक सर्कुलर ट्यूब होता है और इसका दोनों एंड ओपन होता है, क्या होता है, दोनों एंड ओपन होता है, तो इसे ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। अब हमारा जो फ्लूट है, फ्लूट भी एक तरीके का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑर्गन पाइप के तरीके है, बांसुरी जिसको आप बोलते हैं। तो ऑर्गन पाइप दो तरीके का होता है, ऑर्गन पाइप ओपन का, ऑर्गन पाइप क्लोज का होता है। और फ्लूट हमारा जो है एक ओपन ऑर्गन पाइप है। फ्लूट हमारा क्या है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है। और जिसमें जब हम लोग वाइब्रेशन करवाते हैं तो आइडियल केस में एक नेचुरल वाइब्रेशन लें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी लें तो नेचुरल वाइब्रेशन होगा उसमें। और उसका जो फार्मूला होता है, यानी कि बांसुरी में, फ्लूट में जो हम फूंक मारते हैं तो जो उसमें ऑक्सीलेशन होता है या जिस फ्रीक्वेंसी से उसमें साउंड निकलता है वह एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और उसका फार्मूला होता है F = V/2L। क्या होता है, F = V/2L, where V stand for velocity of the wave which is travel in the air, और 2L जो है वो क्या है, 2 अपने आप में कांस्टेंट है, L जो है लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर लेंथ ऑफ एयर कॉलम है। अब लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है उसको हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ एयर कॉलम समझो क्या है। जब आपने मान लो कि एक कोई ऑर्गन पाइप है, उसके अंदर आपने क्या किया, फूंक मारा, एक एयर कॉलम यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, एयर भरा हुआ है। तो इसी एयर को हम क्या बोल रहे हैं, एयर कॉलम है। इसी एयर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एयर कॉलम है। तो जब आप फूंक मारते हैं तो धीरे से आप अगर फूंक मारते हैं और केवल एक वाइब्रेशन वहाँ पर बनता है, क्या बनता है, केवल एक वाइब्रेशन बनता है, ऐसे। ऐसे एक मोड ऑफ वाइब्रेशन बनता है, या मैं यहीं पर बता दूं, आप देखो ये ऐसे, ये बन गया, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन बनता है। तो जहाँ पर इसका मोड बनता है, जहाँ पर इसका नोड बनता है, नोड, इसको नोड बोलते हैं। और जहाँ पर इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं उसको एंटी नोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। तो किसी एक नोड से किसी एक एंटी नोड के बीच में जो वेवलेंथ होता है वो λ/4 होता है। याद रखना, किसी एक नोड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी नोड को a से रिप्रेजेंट करते हैं। वही हमने दिखाया है कि किसी, देखो यहाँ पर देखो, ये नोड है और ये एंटी नोड है जहाँ पर मॉलिक्यूल दूर हो गया है। तो यहाँ पर एंटी नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। क्या होता है, λ/4 होता है। और ये जो L है, ये L ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप है। और आपने यहाँ पर देखा कि 1 2 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन बना हुआ है। और 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन के चक्कर में हर एक नोड से एंटी नोड के बीच में अगर λ/4 होता है तो आप बताइए कि लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप किसके इक्वल हो गया। तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप देखो, यहाँ से यहाँ तक का λ/4, 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 यहाँ से यहाँ तक का λ/4। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 5 λ/4 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4L/5। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ऑर्गन पाइप। इसी को हम एयर कॉलम का वाइब्रेशन कहते हैं, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। एयर कॉलम वाइब्रेट होगी तो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, और उस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/5। अगर ये ऑर्गन पाइप ओपन है, यानी दोनों एंड पर ओपन है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी
वो इवन और ऑड दोनों फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, जिससे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर हम लिखेंगे और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए तो ये फ्रीक्वेंसी आता है 1:2:3:4:5:6:7, यानी कि देयर आर नो फ्रीक्वेंसी गैप, कोई भी फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होती है। लेकिन अगर ये ऑर्गन पाइप एक एंड पर क्लोज हुई और दूसरे एंड पर क्या हुई, ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज है और यहाँ पर ओपन है, तो इसमें जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा इसमें फ्रीक्वेंसी का गैप होगा। इसमें इवन और ऑड दोनों फ्रीक्वेंसियाँ हैं, लेकिन इस वाले में केवल ऑड फ्रीक्वेंसी होगी और इवन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन देखते हैं किसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, किसमें, किसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो हम ये देखते हैं कि उसमें केवल ऑड फ्रीक्वेंसी होती है, इवन फ्रीक्वेंसी गायब हो गई होती है। यही रीज़न है कि अगर कहीं बांसुरी बज रही हो और कहीं ढोलक बज रहा हो तो बांसुरी की धुन आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि बांसुरी एक ओपन ऑर्गन पाइप है, कोई भी वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का गैप नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फ्रीक्वेंसी आपके कानों तक आती ही रहेगी, आपको बहुत मधुर आवाज़ लगेगी, आपको नींद भी हो सकता है आ जाए। लेकिन कहीं ढोल बज रहा हो तो उतनी मधुर आपको नहीं लगेगी जितनी कि बांसुरी की आवाज़ लगेगी, क्योंकि अगर उसकी बात करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी गैप है, यानी एक फ्रीक्वेंसी आने के बाद कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ मिलीसेकंड माइक्रोसेकंड, दूसरी फ्रीक्वेंसी आने के लिए, फिर ऑड फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर एक फ्रीक्वेंसी गायब, फिर ऑड फ्रीक्वेंसी, फिर एक फ्रीक्वेंसी गायब, फिर एक ऑड फ्रीक्वेंसी, ऐसी आएगी। लेकिन इसमें एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी आने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। इससे आपके ओपन ऑर्गन पाइप की आवाज़ या साउंड बहुत मधुर लगेगी, बहुत प्लीजर लगेगी, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की आवाज़ उतनी प्लीजर नहीं लगेगी। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गन पाइप है इस वाले केस में लेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी से किस प्रकार रिलेट है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी से जो रिलेशन है लेंथ का, वो किस तरीके से है, इन्वर्सली है। यानी लेंथ किसी ऑर्गन पाइप का इंक्रीज होएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और लेंथ ऑर्गन पाइप का अगर वो डिक्रीज रहेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज रहेगी। इसका ये मतलब हुआ कि बांसुरी बहुत बड़ी अगर है तो एयर कॉलम का वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एयर कॉलम का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। और एयर कॉलम का, बांसुरी के बड़े होने का नहीं, मतलब एयर कॉलम के लेंथ की बात कर रहा हूँ। इसीलिए जब देखो बांसुरी बजाने वाला जो होता है उसमें ऐसे बांसुरी में बहुत सारे होल होते हैं, तो वो उसको अगर हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो इन सब को क्या कर लेता है, इसको एयर कॉलम यहाँ पर आएगा, लेंथ को छोटा कर लेगा। लेंथ को छोटा करने का मतलब इन सबको बंद कर लेगा, इन सबको क्या करेगा, ओपन कर देगा, इन सबको ओपन कर देगा, बंद नहीं करेगा, ओपन कर देगा, और यहाँ से एयर निकलेगी तो इतना ही लेंथ इफेक्ट हो जाएगा। इतना लेंथ इफेक्ट हो जाएगा तो लेंथ छोटा हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लेंथ छोटा हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और फिर अगर ये इस वाले लेंथ इसको बंद कर लिया, अगर फूंक मारा और इसको बंद कर लिया तो अब इससे हवा निकलेगी, तो लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। अब लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई तो लेंथ इंक्रीज होने पर फ्रीक्वेंसी पहले से थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। मान लो कि इसको और फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो क्या करेगा, इन दोनों को बंद कर देगा, अब हवा यहाँ से निकलेगी इस फ्लूइड से, तो इफेक्टिव लेंथ और इंक्रीज हो गया, तो अब फिर अगेन लेंथ बढ़ा तो अगेन फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। अगर मान लो कि इन तीनों को बंद कर लेता है और इससे हवा निकालनी होती है, तो लेंथ और इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होना होगा फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे डिक्रीज होती चली जाएगी। तो शायद आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी फ्लूट बजाता है तो इन लेंथ को वो क्यों एडजस्ट करता रहता है। वो लेंथ को एडजस्ट करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालने की कोशिश करता है, ताकि आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड मिले वो प्लेजर मिले अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग या जो भी हो। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन होता है। तो ये भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। लेट्स मूव नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ रिलेटेड टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन। तो हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। अभी हमने जैसे फ्लूट लिया था वैसे हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाता है
जैसे कि सितार आ जाता है, गिटार आ जाता है, वायलिन आ जाता है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जिसमें स्ट्रिंग लगे हुए होते हैं। और स्ट्रिंग क्या होते हैं, दो एंड पर ऐसे फिक्स होते हैं और उनको आप बीच में किसी भी प्लेस से आप प्लग करते हो तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं इन दो एंड के बीच में। वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऑक्सीलेट होते रहते हैं, ऐसे ऑक्सीलेट होते रहते हैं। तो इस तरीके की ऑक्सीलेशन ये करते रहते हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो भी एक, उसमें भी साउंड वेव प्रोड्यूस होता है और उसका जो साउंड वेव होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है और जो कि एक मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स नेचर का है जो कि मैकेनिकल वेव है। और एयर के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव जब वो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुआ तब तो वो ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन जब वो एयर में चलने लगा तो एक वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उस लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर से ट्रैवल करते हुए हमारे कानों तक आता है। तो स्ट्रिंग में जो ये वेव प्रोड्यूस हो रहा है ये एक ट्रांसवर्स वेव है, तो इसका फार्मूला होता है √T/m होता है। अंडर रूट क्या होता है, T/m होता है। वेलोसिटी उसकी जो होती है वो √T/m होता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 1/2L √T/m होता है। ये उस लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पर टी क्या स्टैंड करता है, तो टी स्टैंड करता है टेंशन इन स्ट्रिंग के लिए। और ये जो एम है ये जनरली मास नहीं है बेटा, याद रखना, ये जनरली मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अब ये क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या होता है, इस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि आपने जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है उसकी लेंथ मान लेते हैं कि 5 मीटर की है और वो जरा 10 ग्राम की है। तो हमें यहाँ पर जो इस फार्मूले में मास लेना है, मास पर यूनिट लेंथ लेना है, यानी कि 5 मीटर स्ट्रिंग का लेंथ 10 ग्राम है तो 1 मीटर का लेंथ कितना हो जाएगा, 10/5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया हमको, 2 ग्राम। तो हमको ये जो मास m है ना, ये पूरा का पूरा 10 ग्राम नहीं लेना है, 1 मीटर लेंथ का मास लेना है हमको 2 ग्राम, ठीक है। समझ पाए आप बात ना, कि m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है। यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये m जनरली m यानी मास नहीं है, ये मास टोटल मास और टोटल लेंथ को डिवाइड करके जो मिली हुई यूनिट है वो है, इसीलिए इसको मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और मास इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। और वॉल्यूम को v से लिखें, डेंसिटी को रो से लिखें, और फिर वॉल्यूम को अगेन हम इसके फार्मूले में रिजॉल्व करें तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, और डेंसिटी को हम रो से लिखे ही रहे हैं। और एरिया को अगेन इसके फार्मूले में रिजॉल्व करें तो πr² हो जाता है और लेंथ एज इट इज़ रहेगा और ये रो हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये फार्मूला हमारा πr² m इज इक्वल टू πr² L इंटू रो हो जाएगा। लेकिन पहले ही हमने आपको बताया कि ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो L की वैल्यू आपको 1 रखना होगा। L की वैल्यू क्या रखना होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमको 1 रखना होगा, यानी पर यूनिट लेंथ हमको ये कैलकुलेशन करनी होगी। और रो जहाँ पर डेंसिटी है स्ट्रिंग के मटेरियल की, और R जो है वो रेडियस है उस स्ट्रिंग का जो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है। तो हम L की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे, L की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे, हमको ये फार्मूला इस फॉर्म में मिल जाएगा, m इज इक्वल टू πr² और इंटू रो। और v इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/2L होता है। तो और v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है कि √T/m। क्या होता है, √T/m। तो अब हम f इज इक्वल टू 1/2L और v की जगह पर हम क्या रखेंगे, √T/m रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमको क्या मिलने वाला है, 1/2L और √T, और m की वैल्यू πr² रो हमने रखा है, तो m की वैल्यू πr² और रो रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से बुक में डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिया गया है। मैंने सोचा कि डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि इसको प्रूव करके आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये फार्मूला रिजॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, फार्मूले को देखकर आपको ये चीज़ पता चल पा रहा होगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग यानी म्यूजिकल स्ट्रिंग वाले ऑपरेटर्स के लिए किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। देखो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करें तो 1/लेंथ L पर डिपेंड कर रहा है। देखो ये 1/L ये L के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो भी कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि L आपका घटेगा तो F बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और L आपकी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी,
ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है कि अगर आपकी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की रेडियस अगर ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी मोटे वायर नहीं लगाने हैं हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। वायर जितना पतला रहेगा उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी उसमें से निकलेगी, और वायर जितना मोटा रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि टेंशन उसमें देखो, आपने देखा होगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो वायर होते हैं उसमें जितना ज़्यादा टेंशन होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जितने जो वायर लगे हुए होते हैं उसमें जितना अच्छा टेंशन होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितना लो टेंशन उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी लो हो जाएगी। बिकॉज ऑफ टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यह फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज क्लैम्प्ड बिटवीन द टू एंड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो क्या है एग्जाम्पल नंबर 6 है कि when we strike the key of the piano various strings are set in the vibration each of at its own natural frequency because they are of the different thickness and the under the different tension। कह रहा है कि अगर मैं पियानो बजाऊं, क्योंकि पियानो में तो की होते हैं, लेकिन तो की होते हैं और उन डिफरेंट कीज को वेरियस स्ट्रिंग से हम कनेक्टेड करते हैं। डिफरेंट जो कि आप बजाओगे सा रे गा मा पा धा नी, जो कुछ भी आप बजाओगे तो उसके डिफरेंट स्ट्रिंग जो होते हैं की होते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एक की बजाओगे और मान लो वो की से सा आवाज़ निकल रही है तो अब उस की को जब भी आप टच करोगे सा ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो इस जो की है वो जिस किसी भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग का टेंशन कांस्टेंट है, उसका लेंथ कांस्टेंट है। तो लेंथ और टेंशन कांस्टेंट है, उसकी रेडियस कांस्टेंट है, एवरी पैरामीटर व्हिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट। सो उसकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ कांस्टेंट है। तो डिफरेंट की को टच करते हो तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। इसलिए पियानो को बजाते वक्त आपको कोई म्यूजिक या कुछ भी निकालना होता है तो डिफरेंट की को आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर लेते हो, ठीक है बेटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं और लास्ट एग्जाम्पल है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। वो क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कि आ स्ट्रिंग ऑफ द गिवन लेंथ स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू एंड। कह रहा है किसी स्ट्रिंग को हम लेते हैं जो कि गिवन लेंथ है और वो उसे दो एंड पर हमने उसको क्या कर दिया, टाई कर दिया, दो एंड पर उसको हमने कस दिया। तो हम देखते हैं कि वो जब उसको हम प्लग करके खींचते हैं तो वो वाइब्रेट करता है और उसके जितने डिफरेंट मोड होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाती है। यानी कि डिफरेंट मोड पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके दो एंड को हमने क्लैंप कर दिया और ये हमारी स्ट्रिंग है। इसको बीच से हमने खींचकर छोड़ा ऐसे, और इसका जो लेंथ है जहाँ से हमने इसको खींचकर छोड़ा है प्लग इन मिडिल, एकदम मिडिल से हमने खींचकर इसको छोड़ा है। जब हमने इसको एकदम मिडिल से खींचकर छोड़ा है तो ये केवल एक या सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन में है। क्या है ये? सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन में है। और सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन में यही शेप बनेगा, बीच में एंटी नोड बनेगा और किनारे पर नोड बनेगा, ठीक है, नोड बनेगा। और एक एंटी नोड से एक नोड के बीच का डिस्टेंस हमने पहले भी आपको बताया है कि क्या होता है। एक एंटी नोड से ये हमारा जो होता है ये एक नोड से एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गई? λ/4 ये वाला और λ/4 ये वाला, तो 2 λ/4 हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये लैम्डा इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, जो कि वेवलेंथ ऑफ दिस वेव हो गया। इस वेव जो स्ट्रिंग में एक बार हमने मिडिल में खींच कर छोड़ा है, प्लग करके छोड़ा है, तो उसमें जो वेवलेंथ आई है वो 2L के बराबर आ गई है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एक लूप बन गया। इसमें क्या बन गया? एक लूप बन गया। दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है इस वाइब्रेशन को हम प्रिंसिपल नोट बोलते हैं। जब कभी भी बीच से खींच कर आप छोड़ें और एक मोड बने या एक लूप बने तो हम उसे प्रिंसिपल नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नोट, जिसकी फ्रीक्वेंसी f है। लेकिन हम इसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो दो एंड पर क्लैंप है और उसी लेंथ ऑफ वायर को हम खींच कर तो छोड़ रहे हैं, लेकिन 1/4 लेंथ पर। कहाँ पर खींच कर छोड़ रहे हैं? 1/4 लेंथ पर खींच कर छोड़ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने उसको 1/4 लेंथ पर खींच कर छोड़ा, उसमें दो लूप बन गया। क्या बन गया? दो लूप। देखो ये आपको दिख रहा होगा, दो लूप बन गया।
और अब हमें पता है कि जहाँ पर पार्टिकल दूर हो जाता है उस पर एंटी नोड बनता है, जहाँ पर पार्टिकल नज़दीक होता है वहाँ पर नोड बनता है, वहाँ पर क्या बनता है, नोड बनता है। और एक एंटी नोड से एक नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। तो यहाँ 1 λ/4, यहाँ 2 λ/4, यहाँ 3 λ/4, यहाँ 4 λ/4। और इस तरीके से 4 λ/4 को सॉल्व करोगे तो λ=L आ जाएगा। हमने काम बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो λ=2L/2 हो गया। तो अब हम देखें कि इस तरीके का जो वाइब्रेशन है उसे हम फर्स्ट सब्सिडरी वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट सब्सिडरी वाइब्रेशन बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2f आ गई। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है? 2f आ गई है। ये कैसे आया? फ्रीक्वेंसी 2f कैसे आई? इसको भी हम कैलकुलेट करके दिखा ही देते हैं आपको, फ्रीक्वेंसी 2f कैसे आई। अगर मैं इसके लिए एक बात करूँ तो v क्या होगा? f लैम्डा होगा, और f क्या हो जाएगा? v/λ हो जाएगा। f जो कि हम लोग प्रिंसिपल नोट बोल रहे हैं, तो v एज इट इज़ रहेगा और लैम्डा की वैल्यू 2L रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये प्रिंसिपल नोट की फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पर देखें तो f v/λ2 आ जाएगा। f2 और साउंड की स्पीड तो कांस्टेंट ही होगी, तो f2 v की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी एयर के अंदर, और λ2 की वैल्यू 2L/2 आ गया है। कितना आ गया है? 2L/2 आ गया है। 2 ऊपर चला जाएगा और v/2L हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 और v/2L की वैल्यू देखो कितनी है, वो प्रिंसिपल नोट के बराबर है, f के बराबर है। यानी कि f2 आपने देखा कि 2f के इक्वल आ गया। तो सब्सिडरी जो वाइब्रेशन होता है, सब्सिडरी वाइब्रेशन फंडामेंटल वाइब्रेशन का जस्ट डबल होता है। ये फंडामेंटल वाइब्रेशन इसको बोलते हैं। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन का जस्ट डबल होता है कौन? सब्सिडरी वाइब्रेशन। ठीक है। और एक चीज़ देखा आपने कि यहाँ पर 1v/2L आया था, और यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर 2v/2L आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि यहाँ 1 आया फिर 2 आ गया है, 1 आया फिर 2 आया, यानी कि फ्रीक्वेंसी की गैप नहीं आ रही है। 1 के बाद सीधा 2, 3, 4, 5। हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर एक दिखाया था कि जब कभी भी ओपन ऑर्गन पाइप होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होता है। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होता है। उसमें इवन और ऑड दोनों फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें बहुत साउंड मधुर होती है, और वो साउंड बहुत अच्छी लगती है। कोई भी फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होती है तो साउंड बहुत अच्छी लगती है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग लगी हुई है, वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है जैसा कि वो एक ऑर्गन पाइप है, क्योंकि उसमें इवन और ऑड दोनों फ्रीक्वेंसियाँ जनरेट हो रही हैं, जिससे कि आपको पता चल रहा होगा कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। हमने फिर क्या किया कि उसी जो वायर को क्लैंप किया था सेम लेंथ के, उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने अब की बार फिर से प्लग्ड किया, लेकिन 1/6 लेंथ पर किया। किधर किया? 1/6 लेंथ पर किया। और जैसे ही हमने 1/6 लेंथ पर इसको प्लग्ड किया, इसमें 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन बने, यानी कि 3 लूप बन गए। ये 3 लूप बन गए। और जब इसमें 3 लूप बन गए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, 6 λ/4, और ये 6 λ/4 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल हो गया। और इसको सही करोगे तो λ=2L/3 आ जाएगा। और अब आपको दिखा दूँ मैं कि f3 v/λ3 हो जाएगा, और v/λ3 की वैल्यू 2L/3 आ गया। 3 ऊपर चला जाएगा, v/2L आ जाएगा। अब फिर से देखो, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मिल गई। फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ये v/2L मिल गया है। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि 3f हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि वाइब्रेशन जो है वो सेकंड सब्सिडरी ही मिल रही है। क्या है ये सेकंड सब्सिडरी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3f के इक्वल आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3f के इक्वल आ रही है। तो आपने क्या देखा कि डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन पर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है 1:2, 3:4, 4:5, यानी कि देयर आर नो फ्रीक्वेंसी गैप, कोई भी फ्रीक्वेंसी गैप नहीं जनरेट हो रही है। इसलिए साउंड बहुत मधुर भी लगेगी, अच्छी लगेगी, प्लीजर लगेगी, कानों को अच्छा लगेगा। और उसमें वेवलेंथ का जो आपने लेंथ देखा, वेवलेंथ पर गौर करो आप। वेवलेंथ जो आपने देखा, वो वेवलेंथ क्या देखा? यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपने देखा 2L, यानी कि यहाँ पर 1 आ रहा है। अब यहाँ पर वेवलेंथ देखो, दूसरे वाले में देखो 2L, देखो 2L और इंटू 1/2 देखा आपने। इस वाले में वेवलेंथ की वैल्यू देखो, यहाँ पर
2L/3 है, यानी कि 2L और इंटू 1/3 देखा आपने, 1/3 देखा। तो आपको दिख रहा होगा कि वेवलेंथ आपको क्या मिल रहा है, 2L रेशियो 2L/2 रेशियो 2L/3, ये रेशियो इसको आप करेक्ट करोगे तो 6:3 रेशियो 2 रेशियो इस तरीके से वेवलेंथ का रेशियो मिल रहा है। डिफरेंट मोड ऑफ वेवलेंथ मिल रहा है, और फ्रीक्वेंसी 1:2:3 रेशियो ऐसे मिल रहा है। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेक्चर का लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी बुक का एक भी लाइन, एक भी टॉपिक छूटे ना, ताकि आप जब बुक पढ़ें और इस लेक्चर को देखें तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बुक में जो लिखा हुआ है उसकी मीनिंग बिल्कुल ऐसी ही है। अब नेचुरल वाइब्रेशन हमने देखा, नेचुरल वाइब्रेशन की सारी एग्जांपल्स देख लिए। हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन। तो अगर कोई नेचुरल वाइब्रेशन है उसका वेव कैसे बनेगा, नेचुरल वाइब्रेशन है तो उसका वेव कैसे बनेगा, तो उसका वेव कैसे बनेगा, तो नेचुरल वाइब्रेशन आर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन है। ये एक तरीके की वाइब्रेशन की कैटेगरी है, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन। तो नेचुरल वाइब्रेशन एक सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन है, और वो केवल वाइब्रेट होती है तो केवल और केवल रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर में ही वाइब्रेट होती है। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। हमने शुरुआत में ही बताया कि फ्रिक्शन फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो जो वाइब्रेशन हो रही है वो एक सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन होता है, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो हम इस वाइब्रेशन को एक आइडियल वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक आइडियल वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। और वो आइडियल वाइब्रेशन का जो वेव पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से वेव पैटर्न बनेगा, जिसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है और इस एक्सिस पर एम्पलीट्यूड को लिया है। तो हर एक वेव का एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं कि सेम है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। दिस इज द नेचर ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन। यही है नेचर ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है, यही नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन है। इस नेचर ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेचुरल वाइब्रेशन, जिसमें जो कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन है तो कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, वैक्यूम में। कहाँ करेंगे, वैक्यूम में, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। ए मतलब ए ना समझिएगा, ए फॉर एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटे। तो हम इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन में, और वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आप पॉइंट टू पॉइंट लेकिन समझ में आ जाएगा आपको जब वीडियो आप देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।